नेक्स्ट है इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शक्तियां तथा स्थिति। अभी हमने भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था पिछले कुछ दिनों। तो संसदीय शासन प्रणाली में देश में दो मुखिया होते हैं, एक शासन का और एक सरकार का। हमारे देश में भी संसदीय शासन प्रणाली है भारत में, और ऐसे में जो देश का मुखिया है या शासन का मुखिया है वो कौन है? राष्ट्रपति। और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री। तो इसमें जो राष्ट्रपति है उसके नाम देश का शासन चलाया जाता है। समस्त शक्तियां सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी जो विधेयक है वो कानून में परिवर्तित नहीं हो सकता। लेकिन अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से संविधान में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति को उसी के अनुसार कार्य करना होगा। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो वास्तविक कार्यपालिका है मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो जो प्रधानमंत्री है वही वास्तविक कार्यपालिका है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और अवधि कितनी होती है, शक्तियां क्या हैं और स्थिति क्या है। तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 75 में केवल इतना ही कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। संविधान में इतनी ही लाइन है। लेकिन जो हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है वो कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से। और इंग्लैंड में प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट करता है, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति की जगह सम्राट का पद है। और सम्राट अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। इंग्लैंड में भी जो सम्राट है वो निम्न सदन, जो संसद का निम्न सदन है, कॉमन सदन, उसमें बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और हमारे देश में राष्ट्रपति, संसद का जो निम्न सदन है लोकसभा, उसमें बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और इसी तरह से इंग्लैंड में एक परंपरा है कि जो प्रधानमंत्री है वो संसद के निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। इंग्लैंड में संसद के जो दो सदन हैं, निम्न सदन कॉमन सदन और ऊपरी सदन लार्ज सदन, वहाँ ये परंपरा है। इसी परंपरा को काफी समय तक भारत में भी इसका निर्वहन किया गया। जैसे जो जवाहरलाल नेहरू थे वो तो लोकसभा के ही सदस्य थे, और फिर जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी। इस परंपरा के निर्वहन के लिए ही कि जो प्रधानमंत्री है वो निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, इंदिरा गांधी ने राज्यसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया, लोकसभा की सदस्यता चुनाव के माध्यम से हासिल की। तो काफी लंबे समय तक इस परंपरा का निर्वहन चलता रहा है। और 1996 में देवेगौड़ा जो प्रधानमंत्री बने तो वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। हमारा संविधान ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बाध्यता क्या है? चाहे वो दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसको मंत्री पद पर नियुक्त तो किया जा सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर उसको दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। तो देवेगौड़ा दोनों सदनों में से किसी सदन के सदस्य नहीं थे और वो प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे में उनको 6 महीने के अंदर सदस्यता हासिल करनी थी। उन्होंने सोचा कि लोकसभा की सदस्यता ही हासिल की जाए, जो परंपरा चली आ रही है। तो उन्होंने लोकसभा के चुनाव के लिए अपनी तैयारी भी शुरू कर ली। लेकिन उसी समय ही
चुनाव से पहले कर्नाटका में उनका जो दल था उसका विभाजन हो गया और उनको लगा कि जीत के जो आसार हैं वो कम दिख रहे हैं और नहीं जीते तो ये प्रधानमंत्री का पद भी हाथ से जाएगा। तो उन्होंने फिर राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त कर ली। राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करनी आसान हो जाती है किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य के लिए, बजाय लोकसभा की सदस्यता के। तो ये परंपरा कुछ समय तक चलती रही और मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, दोनों ही बार वो राज्यसभा के सदस्य थे, लोकसभा के सदस्य नहीं थे। तो ऐसे में ये जो परंपरा हमने इंग्लैंड से दी थी कि जो प्रधानमंत्री है वो निम्न सदन का ही सदस्य होना चाहिए, उस परंपरा का ज्यादा लंबे समय तक हमारे देश में निर्वहन नहीं हो पाया। लेकिन जो वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ये लोकसभा के सदस्य हैं। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री है उसको संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, दोनों सदनों में से किसी का भी वो सदस्य हो सकता है। इसके बाद इसमें आ जाता है अवधि। अब ऐसे में संविधान में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की अवधि के बारे में स्पष्ट रूप से कार्यकाल जो वर्ष में या उसमें निश्चित संख्या उसकी नहीं बताई गई है। सिर्फ एक ही लाइन है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत माने जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कि व्यवहार में राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी को भी मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाता है, नियुक्त करता है, और जब तक उस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक वो प्रधानमंत्री भी अपने पद पर, और वो अपने बहुमत प्राप्त दल का नेता भी है तब तक वो अपने पद पर रहेगा। तो अधिकतम जो अवधि है वो 5 वर्ष है। लेकिन जो संविधान में ये लाइन लिखी है इसके आधार पर ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री को हटा दे, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति जब तक प्रधानमंत्री को सदन में बहुमत प्राप्त है, उसके राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त है और वो स्वयं उस बहुमत प्राप्त दल का नेता है, उसको पद से नहीं हटाया जा सकता। और यहाँ तक कि जो मंत्री है उसको भी प्रधानमंत्री की इच्छा से ही राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति केवल अपनी इच्छा से उनको पद से अलग नहीं कर सकता। जो व्यवहारिक स्थिति है वो इससे थोड़ी, जो ये संविधान में लाइन दी गई है, इससे अलग है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्रधानमंत्री की शक्तियां। संविधान ने जो समस्त शक्तियां दी हैं वो दी है राष्ट्रपति को, लेकिन साथ ही साथ संविधान में ये व्यवस्था भी की गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता एवं परामर्श से कार्य करेगा। तो राष्ट्रपति के नाम पर जो सैद्धांतिक रूप से शक्तियां संविधान में वर्णित हैं, उनका जो व्यावहारिक प्रयोग है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, जिसमें फर्स्ट आ जाता है मंत्रिपरिषद का निर्माण। लोकसभा के जब चुनाव हो जाते हैं तो जो सबसे पहला काम होता है चुनाव के बाद का, वो होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद का निर्माण। प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो आप जान ही गए कि कैसे करता है राष्ट्रपति, और मंत्रिपरिषद का जो निर्माण राष्ट्रपति के द्वारा होता है उसमें वही बात फिर से आ जाती है कि राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया है। समस्त शक्तियों का प्रयोग उसके नाम पर होता है लेकिन उसकी इच्छा से नहीं होता। और यही बात मंत्रिपरिषद के निर्माण में भी लागू होती है। जब मंत्रियों की नियुक्ति का समय आता है तो प्रधानमंत्री अपने ही दल के जो प्रमुख नेता हैं, जिसे जिसे वो चाहता है मंत्री पद देना, प्रधानमंत्री उनकी एक सूची तैयार करता है और वो जो सूची है वो राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। यहाँ एक बात ये और भी आ जाती है कि इसमें कोरी प्रधानमंत्री की इच्छा भी कई बार नहीं चल पाती, क्योंकि जो किसी भी
राजनीतिक दल की जीत होती है। बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल ही लोकसभा में सरकार बनाता है ना। तो वो जो जीत है किसी एक व्यक्ति की तो नहीं होती, पूरे राजनीतिक दल की होती है और उसमें अनेक नेताओं का सहयोग होता है। अब इसमें 2014 में जब बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ लोकसभा चुनाव में, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, ये सारे जो बड़े बड़े चेहरे थे, इन्हीं के कारण हुआ था। मुख्य चेहरा ठीक है नरेंद्र मोदी का था, लेकिन राजनाथ सिंह को भी लोग जान पहचान रहे थे ना अभी उसके नेतृत्व में, क्योंकि वो उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे, तो उनका भी वर्चस्व था। तो उस समय जब मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जा रहा था तो नरेंद्र मोदी चाहते थे कि जो राजनाथ सिंह है वो पार्टी अध्यक्ष ही बने रहें, लेकिन राजनाथ सिंह का कहना था कि अब मैं पार्टी अध्यक्ष नहीं बनूंगा, मुझे गृह मंत्रालय चाहिए। अब जिसका जीत में इतना बड़ा योगदान हो, क्या प्रधानमंत्री उसकी इच्छा को दरकिनार कर सकता है? नहीं कर सकता। और यही अब जो 2019 में चुनाव हुए, अब अमित शाह को गृह मंत्रालय चाहिए था। 2019 के चुनाव में अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनको अध्यक्ष पद नहीं चाहिए था, उनको तो गृह मंत्रालय चाहिए था। वही गृह मंत्रालय राजनाथ सिंह को 2014 में चाहिए था। तो अब राजनाथ सिंह भी उतनी ही अहमियत रखते हैं दल में, ऐसा तो नहीं है कि उनकी अहमियत कम हो गई है, तो लेकिन कोई बीच का रास्ता तो निकालना था ना। तो फिर उनको रक्षा मंत्रालय दिया गया, जो कि अपने आप में वो बड़ा मंत्रालय माना जाता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री को अपने दल के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पहली कतार के नेता हैं, जिनके योगदान से सत्ता प्राप्त हुई है, उनकी इच्छा को भी पूरा सम्मान देना पड़ता है। ये व्यवहारिक बात है, लेकिन सैद्धांतिक क्या है कि प्रधानमंत्री की अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को, जो भी उसके दल के नेता हैं, उनमें से किसी को भी कोई भी मंत्री पद दे सकता है। यहाँ तक कि कोई ऐसा नेता जो चुनाव हार गया हो लेकिन दल के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण रहा हो, उसको भी मंत्री बना दिया जाता है। क्योंकि संविधान क्या कहता है कि किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अनिवार्यता क्या है, संवैधानिक बाध्यता क्या है, जिस तिथि से मंत्री पद ग्रहण किया है उसके 6 मास के अंदर उसको दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता अनिवार्य रूप से लेनी होगी। तो यदि कोई दल का ऐसा प्रमुख व्यक्ति है जिसका योगदान अधिक है और वो चुनाव हार गया, तो ऐसे में उसको भी मंत्री पद प्रधानमंत्री कई बार दे देता है। जैसे 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, हार गई थी चुनाव तो वो, लेकिन एक इतनी बड़ी, पता था हारना है, फिर भी चुनाव लड़ा, इतनी मेहनत करी। ये भी तो अपने आप में एक जिगर वाली बात है ना। पता है चुनाव हारना पहले से ही निश्चित है, फिर भी इतनी मेहनत की जा रही है कि जो हार जीत का अंतर है उसको कम कर दिया जाए। वोटों की संख्या का जो हार जीत का अंतर है उसी के लिए मेहनत करी। तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है कई बार पार्टी में। और उसके बाद जब 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, लेकिन उसको मंत्री बनाया गया, कौन सा, मानव संसाधन मंत्रालय, जो कि बहुत बड़ा मंत्रालय माना जाता है, वो दिया गया उसको। और मानव संसाधन मंत्रालय में ही शिक्षा विभाग भी आता है। और स्मृति ईरानी थी +2 पास। तो विवाद खड़ा हो गया। शिक्षा मंत्रालय का अर्थ ये तो नहीं है BA तक की शिक्षा, जितनी भी तरह की शिक्षाएं हैं जो भारत में दी जाती है यूनिवर्सिटीज में, जितनी भी तरह की डिग्रियां हैं वो सारी उससे संबंधित है वहाँ का जो विभाग है। अब तो इस साल उसका नाम ही बदल दिया है, शिक्षा मंत्रालय ही कर दिया है, मानव संसाधन मंत्रालय का नाम। तो ऐसे में स्मृति ईरानी का नाम जब विवादों में घिर गया तो उससे फिर वो विभाग वापस ले लिया गया, फिर उसको कपड़ा मंत्रालय दिया गया।
तो बहुत बार जो प्रधानमंत्री है उसको इस तरह की स्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से घूम फिर कर बात वही आती है कि जो प्रधानमंत्री है किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा से कोई भी मंत्री पद दे सकता है। नेक्स्ट है इसमें विभागों का वितरण। ये डिटेल वैसे मैंने इकट्ठी बता ही दी है आपको कि विभागों का वितरण करते हुए प्रधानमंत्री को मुख्य रूप से व्यक्ति की योग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब यदि किसी को वित्त मंत्रालय देना है तो देखना तो पड़ेगा ना कि कभी, क्योंकि अब हमारा जो देश है इसमें चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं की गई है। नेता अशिक्षित भी हो सकता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री कई बार ये देखता है कि उसके दल में कुछ अच्छी योग्यताओं वाले लोग हैं और उनकी योग्यता का लाभ यदि उठाया जा सकता है उनको कोई ऐसा विभाग देकर, तो ये बात भी प्रधानमंत्री अपने ध्यान में रखता है। जैसे 1991 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस के नेतृत्व में, बाहर से उसको समर्थन भी कुछ राजनीतिक दलों ने दिया हुआ था, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया। मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे और जीनियस पर्सनैलिटी है मनमोहन सिंह, इकोनॉमिस्ट रहे हैं, वो हैं अभी भी। बस वो उनका जो नाम है ना, वो जब वो 2 बार प्रधानमंत्री बने और एज ए पपेट वो रहे तो थोड़ा सा उनका जो पिछली जो योग्यताएं थी उन पे लोगों ने धूल डाल दी, क्योंकि वो जिस तरीके से कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, सोनिया गांधी के इशारे से सरकार चला रहे थे, जनता सब देख तो रही है। ठीक है कि हम कुछ कर नहीं सकते, उनको इतनी सीट्स मिली थी कि उनको सरकार बनानी थी। सोनिया गांधी को देश प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था तो उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। तो पर्दे के पीछे की क्या शर्तें रही होंगी ये वो लोग जाने, लेकिन मनमोहन सिंह अपने आप में जीनियस है। मतलब उनकी योग्यता को जो एक इकोनॉमिस्ट के नाते उनकी जो योग्यताएं हैं वो कम नहीं है। एक राजनेता होने के नाते उनकी योग्यताओं पे प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। तो ऐसे में 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वो वित्त मंत्री बनाए गए और 1991 में ही भारत में आर्थिक सुधार संबंधी जो नियम थे वो पारित हुए, नए कानून बने, आर्थिक उदारीकरण की नीति को अपनाया गया कि जो दूसरे देशों की कंपनियां हैं वो हमारे देश में अपना पैसा लगाकर अपने उद्योग धंधे स्थापित कर सकती हैं। तो इस तरह से जो प्रधानमंत्री जब विभागों का वितरण करता है वो ये भी देखता है कि जो उसके दल के प्रमुख नेता कौन से हैं, उनकी जो प्रमुख नेता है उनकी इच्छाओं का भी सम्मान रखा जाता है। कोई भी व्यक्ति जो दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो वो जो विभाग मांग रहा है, जैसे अभी मैंने आपको राजनाथ सिंह के बारे में और अमित शाह के बारे में बताया, तो वो विभाग उनको देना पड़ता है। और बाकी जो इसमें प्रधानमंत्री विभागों का वितरण करता है उसमें वो योग्यताओं का भी अपने स्तर पर आकलन कर लेता है कि जिस व्यक्ति को ये विभाग दिए जा रहे हैं वो इस विभाग को संभालने में सक्षम होंगे या नहीं होंगे।